हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थर्ड और फोर्थ चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिए। अब हम चलते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू पे। 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करा रहा हूं दोनों चैप्टर से। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ध्यान रखना और प्रैक्टिस करना, इवन बताना भी कि आउट ऑफ 20 आपके कितने नंबर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 क्रिएटेड अ ग्रोथ पाथ फॉर ऑल सेक्टर्स साइमल्टेनियसली। ये डीमेरिट है एलपीजी पॉलिसी की कि उसने जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन था, एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल कवर नहीं किया, सिर्फ सर्विस और क्लास आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको कवर किया। तो ये गलत स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इंश्योर्ड एक्सेलरेटेड ग्रोथ रेट इन एग्री। ये तो गलत है ना, ये तो गलत बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर की बात ही नहीं की। दोनों स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट का डी। सेकंड, which of the following is not the feature of economic policy pursued under the economic planning of India till 1991? कौन सा क्लास इकोनॉमिक पॉलिसी का फीचर नहीं है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सेल्फ रिलायंस, अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल और लैंड रिफॉर्म्स। देखो कौन सा नहीं है, ये तीनों तो है लेकिन सी वाला जो है वो नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। असर्शन ए क्या कहता है? 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द रूपी वाज डीवैल्यूड अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, रूपी को डीवैल्यू किया गया था। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी वाज क्लास एमिनेंट एक्सचेंज रिजर्व, और उसकी वजह से क्लास हमारा एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और इवन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों ही डीवैल्यूएशन की बात कर रहा है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, द एक्सेसिव रेगुलेशन of permit license राज prevented certain private firms from become a fairly competitive। देखो जो रेगुलेशन था लाइसेंस राज का, वो रोकता था प्राइवेट कंपनियों को, यानी कि 1991 से पहले जो लाइसेंस राज था वो प्राइवेट कंपनियों को क्लास रोकता था, जिसकी वजह से कंपटीशन फेयर नहीं था। तो स्टेटमेंट ट्रू है। प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस, उनका काफी पैसा लगता था लाइसेंस को ऑब्टेन करने में, रेदर देन क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को डेवलप करने में एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। उनका ज्यादातर पैसा तो सब लाइसेंस लेने में, घूस में लग जाता था। तो ये स्टेटमेंट दोनों ठीक है और इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये उसी को ही क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों में ही कंपटीशन की बात हो रही है, दोनों में ही लाइसेंस राज की बात हो रही है। तो फोर्थ का भी ए ऑप्शन करेक्ट है। Fifth question, WTO is expected to establish the rule-based trading class regime to avoid class unilaterally place arbitrary restrictions by the member nation। WTO expected to establish the rule-based trading regime, ठीक है, regime to avoid unilaterally place arbitrary restrictions by the members। It is imperative to enlarge world प्रोडक्शन एंड इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये तो फंक्शन से करेक्ट फंक्शन है और ये तो बिल्कुल ट्रू है। बाकी जो पहला स्टेटमेंट है वो भी सही लग रहा है, गलत तो कुछ है नहीं। WTO एक्सपेक्ट करता है एस्टैब्लिश रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम टू अवॉइड यूनिलैटरल प्लेस आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शंस बाय द मेंबर नेशन। कोई भी मेंबर नेशन जो है अपनी मर्जी से दूसरी जो कंट्री है, जो मेंबर कंट्री है, उसके ऊपर किसी तरीके का रोक टोक ना लगाए, लड़ाई झगड़ा ना करे। तो ट्रेड बेस्ड रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम लेके आया वो। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और ये उसी को ही क्लास एक्सप्लेन कर रहा है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स पे आते हैं। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बोला गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इनेबल द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो है 1991 में, उसके कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। इट इनेबल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड इनेबल वेल एज फॉरेन, करेक्ट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ गया 74%, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। चेंज इन द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम फैसिलिटेटर टू, गलत। रेगुलेटेड टू फैसिलिटेटर होगा, उल्टा लिख दिया इन्होंने। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ढंग से पढ़ना ना कई बार, क्योंकि वर्ड तो सेम ही है तो बच्चे सोचते हैं सही है स्टेटमेंट भी है। वो रेगुलेटर और फैसिलिटेटर को देखते हैं, जबकि इसमें क्या लिखा है? द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम फैसिलिटेटेड टू रेगुलेटर, जबकि होना क्या चाहिए? रेगुलेटेड टू फैसिलिटेटर। तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स का डी ऑप्शन करेक्ट है। 7, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक करेक्ट इवेंट जो है अरेंज करना है
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आपको इसे बताना है कौन कौन। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? 2016 में 8 नवंबर को। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, डब्ल्यूटीओ 1995 है ना जनवरी में, जीएसटी कब आया? 2017 में। तो इस हिसाब से सबसे पुराना जो है वो है सेकंड। तो सेकंड कहाँ पे है? सेकंड यहाँ पे है। सेकंड के बाद क्या है? ये आपका थर्ड, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड थर्ड। फिर आएगा फर्स्ट 2016, फिर आएगा चौथा 2017, सेवन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 8 पे आओ, 8 पे। India has become a preferred outsourcing destination because of availability of unskilled labor, quality of IT service, availability of skilled labor। तो बताओ थर्ड भी करेक्ट है, और बताओ जरा थर्ड भी करेक्ट है और कौन सा करेक्ट है? क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विस। सेकंड भी करेक्ट है, खाली थर्ड का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो थर्ड और सेकंड। तो इस हिसाब से 8th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड और सेकंड। ठीक है, 9 का, क्योंकि 8th क्वेश्चन में ये तो साफ साफ गलत है ना, अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल है, ये थोड़ी कोई क्लास डेस्टिनेशन बन गया, इस वजह से थोड़ी आईटी हमारे यहाँ फेमस हो गया। डैश वाज द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 9th का भी ऑप्शन करेक्ट है, मनमोहन सिंह उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर, जो 1991 में रिफॉर्म्स लेके आए। From the following statement regarding goods and services tax, identify the incorrect statement। जीएसटी के बारे में, it ensure uniformity of tax rate across all state, ठीक है। it ensure better tax compliance and tax collection, ठीक है। all type of direct and indirect taxes have been sum, गलत लिखा है, डायरेक्ट टैक्स को सम नहीं किया था, all type of indirect taxes को सम अप किया गया था जीएसटी में, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना। सप्लाई ऑफ गुड्स ये ठीक है, तो सी ऑप्शन 10th का गलत है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे आते हैं, क्वेश्चन 11 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प टू ब्रिज गैप बिटवीन द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ट्रेनिंग से क्या होता है? जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं उसको प्रैक्टिकली हम लोग क्लास अप्रोच करते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉइज विद द लेटेस्ट चेंजेस इन देयर वर्क फील्ड। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, 12 पे आते हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज। स्किल इंडिया प्रोग्राम जो सरकार ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज, नॉट एन अटेम्प्ट। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो सही है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट ठीक है। इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ ठीक है। इनएडुकेट स्प्रेड, नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज। यार इनएडुकेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, डी ऑप्शन जो है 12 का वो करेक्ट है। यानी कि स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इज not an attempt to increase inadequate spread of vocational education in India। तो ये inadequate spread of vocational education जो है उसको increase नहीं करना है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो 12th का करेक्ट है। The government of India enacted right to education act, ध्यान रखना इसका ईयर कौन सा है जरा मुझे बताओ। राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो ईयर है, 2 ईयर मुझे बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन एक्ट बताना है, और किस एज ग्रुप की बात की थी? 6 से 14 साल, तो 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 6 to 14 ईयर्स। ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट ओनली इंडिविजुअल नॉट सोसाइटी, गलत है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिविजुअल को भी और सोसाइटी दोनों को भी हेल्प करता है, दोनों को हेल्प करता है। देयर आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज सोसाइटी। देयर आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज इन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल एज सोसाइटी, करेक्ट है स्टेटमेंट। तो 2 ट्रू है और पहला फॉल्स है, तो इसमें देखो स्टेटमेंट 2 ट्रू और पहला फॉल्स, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 15 पे आओ, 15 का आओ। ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी ट्रेडेड इन मार्केट वेयर इज इट सर्विस कैन बी ट्रेड। तो ह्यूमन कैपिटल को ट्रेड नहीं किया था, टैलेंट नहीं बिकता, उनकी सेवाएं बिकती हैं। मतलब एक क्रिकेटर का टैलेंट नहीं बिकेगा बट ट्रेनिंग बिकती है, जिसको ट्रेनिंग को खरीद के आप अच्छे से एक क्रिकेटर बन सकते हो। ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल नेचर, ये भी करेक्ट है। तो इंटेंजिबल नेचर है और इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से ये करेक्ट है। बाकी आप मुझे बताना, ये इसी को ही जस्टिफाई कर रहा है ना, वो कह रहा है ट्रेड नहीं हो सकता, तो इंटेंजिबल है ना, ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन सर्विसेज को ट्रेड किया जा सकता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है उसका। तो 15 का बी ऑप्शन, 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 16 पे आओ, 16 पे, 16 पे आओ क्लास, क्या है 16? एसोसिएशन का ही क्वेश्चन है। द एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, ठीक है, कौन सी कमेटी थी? तपस मजुमदार कमेटी, उसने क्लास 4% नहीं 6% बोला था, तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगर पहला गलत है तो मेरे हिसाब से 16 का डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। असर्शन ए फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है। तो ऑब्वियसली मैंने आर पढ़ा नहीं, लेकिन अगर ए गलत है तो ए गलत एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन स्टेपिंग अप expenditures in the education sector over the years to fulfill the objective of attaining cent% literacy, attaining cent% literacy 10% है क्या? The union state have been stepping up expenditures in the education sector over the years to fulfill the objective of
अटेनिंग कुछ क्लास मिसिंग है, बट लेकिन ये स्टेटमेंट तो गलत है ही, तो ऑब्वियसली इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए फॉल्स है और आर क्या है, ट्रू है 16 का। 17 पे आओ, विच ऑन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर इंडिया। हेल्थ सेक्टर आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 18 पे आते हैं, विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल। बताओ फिजिकल ह्यूमन कैपिटल का करेक्ट डिफरेंस क्या है। फिजिकल 10 ही एमसीक्यू आने हैं, टोटल 10 एमसीक्यू, तो मैं तुम्हें जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ अराउंड मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 100 क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा, उसमें से 10 ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता इन क्वेश्चन की नॉलेज रख के आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में उसी सिखाया जाएगा जो तुम्हें उस 10 एमसीक्यू में हेल्प करेगा। फिजिकल कैपिटल कैन बी सोल्ड और ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड, बिल्कुल करेक्ट है क्लास। कौन सा करेक्ट है ना, फिजिकल कैपिटल कैन बी सोल्ड बट ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड, तो यानी कि 18 का ए ऑप्शन ही करेक्ट है बिल्कुल। फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड, गलत है, फिजिकल कैपिटल सेपरेट किया जा सकता है। फिजिकल कैपिटल प्रोवाइड बोथ प्राइवेट और सोशल बेनिफिट, गलत है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो देता है सोशल बेनिफिट भी प्राइवेट बेनिफिट भी, सॉरी वाइल ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड ओनली सोशल, नहीं, ह्यूमन कैपिटल जो है वो सोशल को, दोनों ही चीज सोशल को और प्राइवेट दोनों को हेल्प करता है, बट ये लास्ट में गलत लिख दिया है, ये तो ठीक है। फिजिकल कैपिटल जो है वो प्राइवेट सोशल बेनिफिट दोनों देता है, ह्यूमन कैपिटल भी प्राइवेट सोशल बेनिफिट दोनों देता है। द डेप्रिसिएशन ऑफ फिजिकल कैपिटल कैन बी अरेस्टेड विद मोर इन्वेस्टमेंट वाइल ह्यूमन कैपिटल विल कंटिन्यू टू डिप्लीट, ह्यूमन कैपिटल डिप्लीट नहीं होता, ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट करते रहनी पड़ती है, तो यानी कि सारे ऑप्शन गलत हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एजुकेशन हेल्प्स टू इंप्रूव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एजुकेशन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में हेल्प करता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। एजुकेशन टू प्रमोट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। एजुकेशन इनेबल वुमेन टू टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ, करेक्ट है। इनअप्रोप्रिएट प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंप्रूव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, भैया इनअप्रोप्रिएट प्लानिंग थोड़ी होगा, अप्रोप्रिएट प्लानिंग होगा, डी ऑप्शन गलत है, 19 का डी ऑप्शन गलत है। 20 पे आओ, 20 पे आओ, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट ह्यूमन बींग्स आर अ मीन्स टू एंड, यानी कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करता है ताकि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दे, प्रोडक्शन बढ़ाए, बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्शन को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेस बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, गलत है, इंक्रीजेस होना चाहिए, वर्ड गलत लिखा है। ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है ना कि घटता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ का ऑप्शन क्या होगा, ए ट्रू आर फॉल्स, सी ऑप्शन करेक्ट है, ए ट्रू और आर फॉल्स। डन। तो देखो 20 क्वेश्चंस थे, हमने 10-12 मिनट के अंदर इसे अच्छे से कवर कर लिया। अब आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ 20 आपके कितने नंबर आए, और प्रेजेंटली हमारा हाफ सिलेबस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है इंडियन इको का। कल सुबह रेडी रहना, मैं आपको रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट का रिवीजन कराऊंगा, उसके पीवाईक्यू फिर उसके एमसीक्यू, और कल शाम को हमारा पूरा 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 सिलेबस इंडिया पाकिस्तान वाले चैप्टर को पढ़ के अच्छे से खत्म करेंगे। कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जाकर उनको बनाओ ताकि आप राइटिंग सीख सको, कैसे क्वेश्चंस घुमा के आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सको। बिना मॉक बनाए मेरा एक भी स्टूडेंट पेपर देने नहीं जाएगा, नहीं तो पेपर में क्या होगा, आपको लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, आप सही से आंसर लिख नहीं पाओगे, टाइम की कमी पड़ेगी आपको, जान पूछे गलत कर दोगे, बहुत लंबा या बहुत छोटा आंसर लिख बैठोगे। तो सोच समझ के अगर आप चाहते हो ना आंसर लिखो, तो मॉक्स को जरूर बना के जाना। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।